अक्सर जब हम शिक्षा और करियर की बात करते हैं ना, तो दिमाग में एक बहुत ही एक सीधी और स्पष्ट तस्वीर बनती है। हाँ बिल्कुल, एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन जैसी तस्वीर। एकदम। एक तरफ से इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट की डिग्री डालिए, और दूसरी तरफ से एक सुरक्षित भविष्य निकल कर आता है। हाँ, एक बेहतरीन नौकरी और समाज में एक रुतबा। इस पुरानी सोच में ना हर चीज एक गणित के फॉर्मूले की तरह काम करती थी। बिल्कुल। कोडिंग सीखो, कुछ भारी भरकम तकनीकी डिग्रियां लो और सफलता की गारंटी पक्की। ये एक ऐसा स्थापित रास्ता था जिसपे पीढ़ियों ने बिना सवाल किए सफर किया है ना? क्योंकि इस मॉडल ने काम भी तो किया है। इसने वाकई लाखों लोगों को आर्थिक सुरक्षा दी है। हाँ बिल्कुल दी है, लेकिन अब इस पूरी असेंबली लाइन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई नाम का एक नया रोबोट आ गया है। और अचानक से वो सारी पुरानी गारंटियां, वो सारे तयशुदा रास्ते बेहद धुंधले नजर आने लगे हैं। बिल्कुल, जिस तकनीकी कौशल को सीखने में इंसानों को सालों लगते थे, वो काम एआई आज चंद सेकंड में कर रहा है। सही बात है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि अब आगे क्या। तो द डीप डाइव में सभी श्रोताओं का स्वागत है। धन्यवाद। आज का ये गहरा विश्लेषण विशेष रूप से एसएसटी लर्निंग हब चैनल के माध्यम से इंग्लिश मीडियम के छात्रों के क्लासरूम रिव्यू के लिए तैयार किया गया है। हाँ, और आज हमारे पास इस विषय की परतों को खोलने के लिए एक बेहद शानदार स्रोत है। हम इंडियन एक्सप्रेस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपादकीय का विश्लेषण कर रहे हैं। और जो इसके लेखक है ना, वो कोई ऐसे ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस लेख को जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के एक वरिष्ठ शिक्षाविद द्वारा लिखा गया है, जिनके पास अकादमिक नेतृत्व का 25 वर्षों से अधिक का लंबा अनुभव है। हाँ, तो उनका नजरिया बहुत ही जमीनी और अनुभव पर आधारित है। एकदम। तो आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य मिशन है वो ये समझना है कि एआई के इस तेजी से बदलते युग में लिबरल आर्ट्स की शिक्षा का महत्व कम होने के बजाय और अधिक क्यों बढ़ गया है। सही कहा। और हाँ, विषय की गहराई में जाने से पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट कर दूं। हमारा उद्देश्य यहाँ स्रोत में दी गई जानकारी और तर्कों को डिकोड करना है। हम यहाँ किसी राजनीतिक विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये निष्पक्षता बहुत जरूरी है ना? हमारा लक्ष्य केवल लेख के मूल विचारों को एक तार्किक रूप में हमारे स्टीवस लर्निंग हब के छात्रों तक पहुंचाना है, ताकि वे खुद इस पर विचार कर सकें। हाँ, क्योंकि जब हम शिक्षा नीति या विश्वविद्यालयों की भूमिका की बात करते हैं ना, तो अक्सर बहसें वैचारिक हो जाती हैं। हमारा काम उन बहसों से ऊपर उठकर ये देखना है कि छात्रों के भविष्य के लिए क्या प्रासंगिक है। तो चलिए इस बात की थोड़ी परतें खोलते। अगर हम पिछले कुछ दशकों के इतिहास को देखें तो विज्ञान और तकनीक यानी स्टेम का ही दबदबा रहा है। स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। बिल्कुल। और इसके मुकाबले लिबरल आर्ट्स जैसे कि इतिहास, दर्शन शास्त्र या साहित्य को अक्सर आर्थिक रूप से अनावश्यक माना जाता रहा है। हाँ। लेखक अपने 25 वर्षों के अनुभव का हवाला देते हुए कहते हैं कि उन्होंने लिबरल आर्ट्स की प्रासंगिकता को लेकर लगातार चिंता की लहरें देखी हैं। और इस संदेह का सबसे बड़ा कारण यही स्टेम विषयों का बढ़ता प्रभुत्व रहा है ना? बिल्कुल। जब भी मानविकी और सामाजिक विज्ञान की डिग्रियों की बात आती है तो सवाल अक्सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी निवेश पर मुनाफे के रूप में पूछे जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुककर एक सवाल पूछना चाहूंगा। हाँ? जो छात्र इस वक्त हमें सुन रहे हैं वो सोच सकते हैं कि बात तो सही है। हाँ बिल्कुल सोच सकते हैं। अगर कोई इंजीनियरिंग की डिग्री करके कॉलेज से निकलते ही 15 या 20 लाख का पैकेज ले रहा है तो कोई छात्र दर्शन शास्त्र या इतिहास क्यों पढ़े? सही बात है। क्या हम छात्रों को दोष दे सकते हैं अगर वे एजुकेशन लोन चुकाने के दबाव में लिबरल आर्ट्स को इग्नोर करते हैं? देखिए, ये एक बहुत ही जायज और व्यावहारिक सवाल है। छात्रों को दोष बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। लेकिन जो बात ये लेख समझाना चाह रहा है वो ये है कि जिस 15 लाख के पैकेज वाली तकनीकी नौकरी की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, एआई का सबसे पहला निशाना वही नौकरियां हैं। अरे बाप रे। हाँ, मशीनें अब उस सिंगल स्पेशलाइजेशन यानी एकल विशेषज्ञता वाले काम में इंसानों से बेहतर हो रही हैं। मान लीजिए किसी सॉफ्टवेयर का एक बुनियादी कोड लिखना है, जो काम एक फ्रेशर इंजीनियर हफ्तों में करता था, एआई उसे बिना किसी गलती के तुरंत कर देता है। तो जिस तकनीकी ज्ञान को हम सबसे सुरक्षित मान रहे थे वही आज सबसे ज्यादा खतरे में है। कर दिया है कि केवल एक विषय में विशेषज्ञता हासिल करना काफी है। अच्छा।
इसीलिए नई शिक्षा नीति यानी एनईपी का जो मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग पर जोर है, यानी विभिन्न विषयों को एक साथ मिलाकर पढ़ने पर, वो बहुत भविष्यदर्शी है। अब दुनिया केवल एक ऐसे इंसान से नहीं चलने वाली जो सिर्फ मशीन चलाना जानता हो। एकदम सही। मुझे यहाँ वो एनालॉजी याद आ रही है जो हम अक्सर सुनते हैं। इसे ऐसे सोचिए, अगर स्टेम एक कार का शक्तिशाली इंजन है जो गाड़ी को स्पीड और पावर देता है, हाँ, तो लिबरल आर्ट्स उस कार का स्टीयरिंग व्हील है। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है ना? बिना स्टीयरिंग के एक शक्तिशाली इंजन वाली गाड़ी आपको मंजिल तक नहीं पहुंचाएगी, बल्कि किसी दीवार से टकराकर चकनाचूर हो जाएगी। बिल्कुल। तकनीक हमें ये बताती है कि किसी चीज का निर्माण कैसे करना है, लेकिन लिबरल आर्ट्स हमें ये बताती है कि उस चीज का निर्माण क्यों करना चाहिए। और क्या उसका निर्माण करना इंसानी समाज के लिए सही है या नहीं? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। लेकिन अगर हम शिक्षा को सिर्फ नौकरियों के चश्मे से हटाकर देखें, तो ये सवाल भी उठता है कि क्या शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य अर्थव्यवस्था को चलाना है? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर हर छात्र सिर्फ ये सोचकर विषय चुनेगा कि उसे भविष्य में एआई से मुकाबला करना है, तो समाज के बड़े ढांचे का क्या होगा? और यहीं पर ना लेख एक बहुत ही गंभीर और गहरे मुद्दे की ओर मुड़ता है। लेखक समझाते हैं कि लिबरल आर्ट्स की डिग्रियां केवल व्यक्तिगत सफलता या नौकरी बचाने के लिए नहीं है, तो फिर बल्कि हमारे लोकतंत्र के जीवित रहने के लिए भी मायने रखती हैं। अच्छा, लोकतंत्र से इसका क्या लेना देना? देखिए, जब शिक्षा को केवल बाजार की ताकतों और जॉब प्लेसमेंट के नजरिए से देखा जाता है, तो इतिहास, दर्शन शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी और राजनीतिक सिद्धांत जैसे विषय महत्वहीन लगने लगते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि शिक्षा का जो पूरी तरह से बाजारीकरण हो गया है, वो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को धीरे धीरे निगल रहा है? बिल्कुल निगल रहा है। आजकल तो ऐसा लगता है जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र कम और प्लेसमेंट एजेंसी ज्यादा बन गए हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। लोकतंत्र को केवल आज्ञाकारी कर्मचारियों की जरूरत नहीं होती। सही बात है। उसे ऐसे नागरिकों की आवश्यकता होती है जो क्रिटिकल थिंकिंग यानी आलोचनात्मक सोच कर सकें, जो चीजों को ज्यों का त्यों स्वीकार ना करें। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकिंग असल में काम कैसे करती है? मतलब एक छात्र जो एंथ्रोपोलॉजी या इतिहास पढ़ रहा है, वो समाज के लिए कैसे फायदेमंद है? इसे ऐसे समझते हैं, हाँ। जब कोई छात्र इतिहास पढ़ता है ना, हाँ। तो वो केवल तारीखें या राजाओं के नाम नहीं रटता। हाँ। वो एक ही ऐतिहासिक घटना के कई अलग अलग और अक्सर विरोधाभासी नैरेटिव्स का विश्लेषण करता है। वो सीखता है कि कैसे एक ही सच्चाई को अलग अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। ओहो, अच्छा। यह प्रक्रिया उसके दिमाग को प्रशिक्षित करती है कि वो आधुनिक दुनिया में राजनेताओं के दावों, मीडिया की बहसों या कॉरपोरेट डेटा में छिपे पक्षपात को पहचान सके। मतलब बायस को समझ सके। बिल्कुल। वह सभ्य तरीके से अपनी असहमति जताना सीखता है। अगर कोई समाज इन विषयों को पढ़ना छोड़ देगा ना, तो वो एक ऐसा समाज बन जाएगा जिसे कोई भी आसानी से बेवकूफ बना सकता है। ये बहुत ही शानदार व्याख्या है। मतलब लिबरल आर्ट्स का काम दिमाग को उस फिल्टर से लैस करना है जो सही और गलत के बीच फर्क कर सके। एकदम सही। लेखक इसी संदर्भ में विश्वविद्यालयों की असली भूमिका पर जोर देते हैं। वे जेएनयू का उदाहरण देते हैं। अच्छा, जेएनयू का क्या उदाहरण है? वे बताते हैं कि जब 5 दशक से भी पहले इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी कल्पना लगभग एक वैचारिक गणराज्य के रूप में की गई थी। वैचारिक गणराज्य मतलब पूरे भारत से छात्र आते थे, नए विचारों से जुड़ते थे और अपनी क्षेत्रीय या सामाजिक पृष्ठभूमि की सीमाओं से परे देखना सीखते थे। और क्या है, बल्कि इस बात में है कि वे ज्ञान के लिए ज्ञान को समर्पित एक सुरक्षित सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराते हैं। ये एक आदर्श स्थिति लगती है, लेकिन आज की सच्चाई ये भी है कि भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी बहुत बड़ा रोल है। हाँ, और स्रोत में इसका स्पष्ट रूप से सकारात्मक उल्लेख किया गया है। अच्छा। बिल्कुल। भारत की विशाल आबादी को देखते हुए हमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों तरह के विश्वविद्यालयों की जरूरत है। लेखक शिव नादर अहमदाबाद यूनिवर्सिटी और अशोका यूनिवर्सिटी जैसी संस्थाओं का उदाहरण देते हैं, जिन्होंने लिबरल आर्ट्स और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स में बहुत गंभीर निवेश किया है। लेकिन जहां प्राइवेट निवेश आता है, वहां बाजार की शक्तियां भी आ जाती हैं। क्या इसमें कोई जोखिम नहीं है? सावधानी की बात यही है, यदि केवल बाजार ही ये तय करेगा कि विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से जो विषय तुरंत पैसा नहीं देते वे पाठ्यक्रम से बाहर हो जाएंगे। हाँ, ये तो है। इसीलिए एक संतुलन जरूरी है, जहां बाजार की जरूरतें भी पूरी हों और समाज का बौद्धिक विकास भी
न रुके। तो चलिए इस व्यापक तस्वीर से वापस एसएस लर्निंग युग के उन छात्रों के स्तर पर आते हैं जो आज के हमारे मुख्य श्रोता हैं। बिल्कुल। आप में से जो छात्र ये सोचकर परेशान हैं कि अगले सेमेस्टर में कौन सा मेजर चुने या जो अपनी साहित्य या कला की रुचि को छोड़कर केवल कोडिंग सीखने का दबाव महसूस कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ एक बहुत बड़ा टेक अवे है। हाँ, और वो टेक अवे जुड़ा है मानवीय लचीलेपन या रेजिलियंस से। रेजिलियंस। रेजिलियंस आज के समय का सबसे जरूरी कौशल है। सोचिए, तकनीकी कौशल की उम्र आज कितनी कम हो गई है। आप जो कोडिंग लैंग्वेज आज सीखते हैं वो 3-4 साल में पुरानी हो जाती है। बाप रे, ये बात छात्रों के लिए सच में डराने वाली है। बिल्कुल है। एम्प्लॉयर्स को आज जिस टूल की जरूरत है, कल किसी नए टूल की जरूरत होगी। आप अपने जवानी के 3-4 साल लगाकर एक तकनीक सीखते हैं और जब तक आप जॉब मार्केट में कदम रखते हैं वो तकनीक आउटडेटेड हो चुकी होती है। हाँ, यही हो रहा है। तो ऐसे में ऐसा क्या है जो कभी एक्सपायर नहीं होगा? और इसी जगह पर स्रोत का सबसे मजबूत तर्क सामने आता है। मानवीय कौशल कभी एक्सपायर नहीं होते। मानवीय कौशल जैसे प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता, जटिल समस्याओं को सुलझाने की क्षमता और दूसरों के साथ सहानुभूति के साथ जुड़ने की क्षमता। लेखक का तर्क है कि जैसे जैसे एआई दुनिया की ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर नौकरियां भी अपने हाथ में ले रहा है ना, हमारे कौशल को और भी अधिक मानवीय होना पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी बात और उस कार वाली एनालॉजी को मिला दूं। हाँ, मिलाइए। तो एआई हमारे उस कार के इंजन को अपग्रेड करके एक जेट बूस्टर बना रहा है। हाँ। अब गाड़ी की स्पीड कई गुना बढ़ गई है। बिल्कुल। लेकिन अगर हमारे पास लिबरल आर्ट्स रूपी स्टीयरिंग व्हील अभी भी नहीं है तो वो जेट बूस्टर हमें सिर्फ तेजी से विनाश की तरफ ले जाएगा। दुर्घटना अब और भी भयंकर होगी। क्या बेहतरीन तरीके से आपने इसे जोड़ा है। बिल्कुल यही बात है। लेखक अपने खुद के विभाग स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण देते हैं। अच्छा, वो क्या है? वे बताते हैं कि कैसे तकनीक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के पूरे क्षेत्र को बदल रही है। ये उदाहरण बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध मतलब सिर्फ 2 देशों के राजदूतों का आपस में मिलना। हाँ। इसमें तकनीक कहाँ से आ गई? देखिए, आज के समय में क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, बिग डेटा और डिसइंफॉर्मेशन यानी जानबूझकर फैलाई गई गलत सूचनाएं, ये केवल तकनीकी शब्द नहीं रह गए हैं। ये कूटनीति के सबसे बड़े हथियार और चुनौतियां बन गए हैं। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। डिसइंफॉर्मेशन या साइबर सिक्योरिटी को सुलझाना तो एक इंजीनियर या हैकर का काम होना चाहिए, है ना? इसमें लिबरल आर्ट्स का क्या काम? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए किसी देश के पावर ग्रिड पर साइबर हमला होता है। ठीक है। एक तकनीकी इंजीनियर उस ग्रिड को वापस चालू कर सकता है, वो फायरवॉल को ठीक कर सकता है, लेकिन उस हमले का भू राजनीतिक प्रभाव क्या होगा? ओहो, क्या ये युद्ध की शुरुआत है? जी। जिस देश ने हमला किया है उसकी ऐतिहासिक मानसिकता क्या है? एक डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन समाज के किस वर्ग को भड़काने के लिए चलाया जा रहा है? मैं समझ रही हूँ। इन सवालों के जवाब कोई इंजीनियर या एआई नहीं दे सकता। इसके लिए आपको ऐसे पेशेवर चाहिए जिन्हें इतिहास, मनोविज्ञान और वैश्विक राजनीति की गहरी समझ हो। अब बात पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। मतलब अगर आपको साइबर सिक्योरिटी की समस्या को जड़ से सुलझाना है तो आपको केवल कोड्स की नहीं बल्कि देशों के इतिहास, उनकी नैतिकता और वैश्विक परिदृश्य की भी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल। इसीलिए हमें ऐसे छात्रों को प्रशिक्षित करना होगा जो न केवल तकनीक के जानकार हों बल्कि ऐतिहासिक रूप से साक्षर, नैतिक रूप से सचेत और वैश्विक स्तर पर जागरूक हों। ये सच में एक माइंड शिफ्ट है। अब इस चर्चा के एक बहुत ही रोचक हिस्से की ओर आते हैं। हाँ, बताइए। जब हम इन नए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच की बात कर रहे हैं तो क्या ये कोई पश्चिमी देशों से आया हुआ नया फैड है? क्योंकि अक्सर लगता है कि ये सारे नए शिक्षा मॉडल बाहर से आते हैं। यह स्रोत का एक बहुत ही दिलचस्प और सभ्यतागत दृष्टिकोण है। लेखक याद दिलाते हैं कि यह कोई पश्चिमी अवधारणा नहीं है। अच्छा? नहीं, बल्कि ये भारत के अतीत और उसकी बौद्धिक परंपराओं का ही हिस्सा है। कैसे? देखिए, आधुनिक बाजार आधारित शिक्षा ने ज्ञान को अलग अलग खांचों में बांट दिया है। ये विज्ञान है, ये कला है, ये कॉमर्स है। मतलब हमने ज्ञान को दीवालों में कैद कर दिया है। बिल्कुल। लेकिन भारत की अपनी पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों ने ज्ञान को कभी इस तरह खंडित या अलग थलग विषयों के रूप में नहीं देखा। अगर हम इसे और आसान भाषा में समझें तो इसका क्या मतलब है? क्या प्राचीन भारत में कोई साइंस स्ट्रीम या आर्ट स्ट्रीम नहीं होती थी? नहीं होती थी। इसे एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण से समझते हैं, जैसे आचार्य चाणक्य का अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। आज हम अर्थशास्त्र को सिर्फ इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं,
यानी पैसे और बाजार का विज्ञान। लेकिन चाणक्य के अर्थशास्त्र में सिर्फ टैक्स या व्यापार की बात नहीं है। तो और क्या है उसमें? उसमें राज्य कैसे चलाना है यानी राजनीति, न्याय कैसे करना है यानी कानून, समाज का कल्याण कैसे होगा यानी नैतिकता, और युद्ध कूटनीति कैसे होगी, ये सब एक साथ बुना हुआ है। अरे वाह, ये तो वाकई हैरान करने वाला है। मतलब अर्थशास्त्र और नैतिकता साथ साथ चलते थे। एकदम। दर्शन शास्त्र और राजनीति के बीच कोई दीवार नहीं थी। सही कहा। शिक्षा को एक समग्र रूप से देखा जाता था, ज्ञान को जीवन से अलग नहीं माना जाता था। और लेखक बताते हैं कि आज की जो नई शिक्षा नीति है वो कई मायनों में भारत की इसी मूल सोच की ओर लौटने का एक प्रयास है। तो हम जिसे आज दुनिया भर में एक नया और आधुनिक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच मान रहे हैं, वो असल में भारत की अपनी सभ्यता की जड़ों में हमेशा से मौजूद था। जी ना, ये इस बात की बढ़ती पहचान को दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान परंपराओं को अब और अधिक सीमित खांचों में नहीं रखा जा सकता। सही बात है। आधुनिक ज्ञान अर्थव्यवस्था में भारत की जो असली ताकत होगी ना, वो इसी अंतर्विषयक दृष्टिकोण की वापसी से जुड़ी हुई है। अगर हम एआई के युग में वैश्विक लीडर बनना चाहते हैं तो हमें अपनी उसी समग्र ज्ञान परंपरा को फिर से अपनाना होगा। तो अगर हम इस पूरे विस्तृत विश्लेषण का निचोड़ निकालें और SST लर्निंग हब के उन छात्रों के लिए बात करें जो अपनी क्लासरूम के लिए इसे रिव्यू कर रहे हैं, तो इसका लब्बो लुबाब क्या है? संक्षेप में कहें तो स्रोत का सार ये है कि उच्च शिक्षा का अंतिम उद्देश्य केवल सिस्टम के लिए मजदूर या वर्कर्स पैदा करना नहीं है। शिक्षा को हमें बेहतर और विचारशील इंसान बनाने में मदद करनी चाहिए। और भारत के पास आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक अवसर है। बिल्कुल, भारत की जनसांख्यिकी सबसे युवा है। अगर नई शिक्षा नीति को सावधानी और पूरी गंभीरता से लागू किया जाता है तो भारत के पास एक ऐसी पीढ़ी तैयार करने की क्षमता है जो तकनीकी रूप से साक्षर भी हो और लोकतांत्रिक रूप से जागरूक भी। बहुत सही। इससे न सिर्फ भारत एक मजबूत नॉलेज इकोनॉमी बनेगा, बल्कि एक मजबूत लोकतंत्र भी बनेगा जो सभी नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारेगा। ये बहुत ही सशक्त बात है। आज की इस चर्चा ने ये पूरी तरह साफ कर दिया है कि एआई द्वारा पेश की गई सबसे बड़ी चुनौती कोई तकनीकी चुनौती नहीं है, ये एक मानवीय चुनौती है। एकदम सही कहा आपने। ये सिर्फ कोडिंग की रेस जीतने के बारे में नहीं है, ये खुद को, अपनी इंसानियत को और अपने समाज के सोचने समझने की क्षमता को बचाने के बारे में है। और मुझे लगता है कि संपादकीय का सबसे गहरा विचार जो अंत में सामने आता है वो ये है, मशीनें तेजी से सवालों के जवाब दे सकती हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों को अभी भी ये सिखाना होगा कि कौन से सवाल पूछने लायक हैं। कौन से सवाल पूछने लायक हैं? सच में ये लाइन दिमाग में बहुत देर तक ठहर जाती है। हाँ। एआई आपको हर चीज का परफेक्ट जवाब दे सकता है, लेकिन वो जवाब किस काम का अगर आपने सवाल ही गलत पूछा हो? बिल्कुल सही बात है। तो जाते जाते मैं सभी श्रोताओं के मन में एक नया विचार छोड़ना चाहूंगी। आज हमने जाना कि एआई जवाब देने में उस्ताद है और इंसान का मुख्य काम है सही और नैतिक सवाल पूछना। लेकिन जरा सोचिए, जिस तेजी से तकनीक आगे बढ़ रही है, जिस दिन एआई खुद ही ये तय करने लगेगा कि दुनिया में कौन से सवाल महत्वपूर्ण है और कौन से नहीं, उस दिन हमारी इंसानी क्रिटिकल थिंकिंग का क्या होगा? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हम और हमारी शिक्षा प्रणाली उस अनजाने भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। द डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही। सींचते रहिए, चीजों की परतें खोलते रहिए और सबसे जरूरी, सवाल पूछते रहिए।